लिखा जा चुका अनंत अक्षरों से इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही, अंबर पर वन गन छाएगा ही उछबास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता, और अधिक ले जांच देवता, इतना क्रूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। पार्ट 1 में हमने भारतीय इतिहास के स्रोत में बताया था धार्मिक साहित्य, जिसमें ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य तक हमने पार्ट 1 में बता दिया था। अब हमें पढ़ना है धर्मेतर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो कुछ साहित्य की रचना धर्म से परे होकर की गई थी, जिसे हम धर्मेतर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य और इन्हीं का नाम था चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री, राजगुरु भी थे, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त ने की थी। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र नाम इस नामकरण दिया गया अर्थशास्त्र, लेकिन यह भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें मौर्यकालीन आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में 6000 श्लोक हैं, इसमें 6000 श्लोक हैं। यह 15 खंड और 180 प्रकरण में विभक्त है। अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, राजा के अधिकार और कर्म, मंत्री और अधिकारियों के नियुक्ति के नियम इत्यादि की चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र मुख्यतः मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमारे समक्ष प्रत्यक्ष करता है। दूसरा है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इसमें हमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान, मौर्य वंश की स्थापना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किस प्रकार नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पदच्युत कर चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसका उल्लेख हमें मुद्रा राक्षस में मिलता है। उसके बाद है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में हमें यूनानी आक्रमण, किस प्रकार यूनानी आक्रमण यूनानी जो है वो यहाँ आक्रमण किए थे, उसका उल्लेख गार्गी संहिता में हमें प्राप्त होती है। उसके बाद है मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम की रचना कालिदास ने की थी। कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में एक थे। इन्होंने मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम इत्यादि की रचना की थी और उसी में एक है मालविकाग्नि मित्रम। इसका संबंध शुंग वंश से है। इसमें शुंग और यवन संघर्ष की जानकारी हमें प्राप्त होती है। मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम नामकरण मालविका और पुष्पभूति, मालविका और शुंग वंश के शासक अग्निमित्रम के प्रेम प्रसंग की जानकारी भी हमें मालविकाग्नि मित्रम से प्राप्त होती है। उसके बाद है राज तरंगिणी।
राजतरंग की रचना, राजतरंगिणी की रचना कलहन ने की थी। यह कश्मीर का इतिहास हमारे समक्ष प्रत्यक्ष करता है। उसके बाद है हर्षचरित। हर्षचरित, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना की। हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में इन्होंने लिखा। अगला है स्वप्न प्रवास दत्तम। स्वप्न प्रवास दत्तम जिनकी रचना भास ने की थी, यह वत्सराज उद्दयन व चंड प्रद्योत के संबंधों का उल्लेख करता है। स्वप्न प्रवास दत्तम जिसकी रचना भास ने की थी। यहां याद रखना है हमें बास और यहां भास, है ना, इस तरह से हमें याद रखना है। स्वप्न प्रवास दत्तम तो यहां बास और भास। यह वत्सराज उद्दयन और चंड प्रद्योत के संबंधों की चर्चा प्रस्तुत करता है। मिर्च कटिकम, मिर्च कटिकम की रचना शूद्रक ने की थी। मिर्च कटिकम की रचना शूद्रक ने की थी। यह हमें गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। मिर्च कटिकम जिसकी रचना शूद्रक ने की थी, यह गुप्तकालीन संस्कृति की जानकारी हमारी समक्ष प्रस्तुत करता है। उसके बाद है नौशाहसांक चरित। नौशाहसांक चरित जिसकी रचना पद्मगुप्त परिमल ने की थी। जिसकी रचना नौशाहसांक चरित जिसकी रचना पद्मगुप्त परिमल ने की थी। यह संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य नहीं, प्रथम महाकाव्य तो रामायण और महाभारत था, लेकिन यह ऐतिहासिक महाकाव्य है। संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। नौशाहसांक चरित हमें परमार वंशीय सिंधुराज नौशाहसांक के इतिहास के बारे में जानकारी को प्रस्तुत करता है। उसके बाद है विक्रमांक देव चरित जिसकी रचना बिल्हन ने की थी। विक्रमांक देव चरित जिसकी रचना बिल्हन ने की थी। यह हमें चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट, चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट के इतिहास के बारे में, के शासन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। उसके बाद है कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित की रचना हेमचंद्र। कुमारपाल चरित की रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने की थी। यह 20 सर्गों में विभक्त है जिसमें प्रथम 12 सर्ग संस्कृत भाषा में, प्रथम 12 सर्ग संस्कृत भाषा में और अंतिम 8 सर्ग प्राकृत भाषा में रचा गया, लिखा गया। इसे हम द्वयाश्रय के नाम से भी जानते हैं। यह हमें चालुक्य वंशीय शासकों के विषय में जानकारी को प्रस्तुत करता है। चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि की रचना जैन आचार्य मेरुतुंगाचार्य ने की थी। जैन आचार्य मेरुतुंगाचार्य ने की थी, जो हमें चालुक्य वंशीय इतिहास को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। उसके बाद है कृति कौमुदी। कृति कौमुदी की रचना सोमेश्वर ने की थी। कृति कौमुदी की रचना सोमेश्वर ने की थी, जो हमें चालुक्य वंशीय इतिहास को यह भी प्रस्तुत करता है। कृति कौमुदी। अगला है मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन की रचना पल्लव नरेश महेंद्र बर्मन फर्स्ट ने की थी।
मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र बर्मन फर्स्ट ने की थी। यहाँ हमें याद रखना है महर्षि मत विलास प्रहसन और महर्षि महेंद्र बर्मन फर्स्ट। उसके बाद है अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा दंडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने अवंती सुंदरी कथा की रचना की थी। और दंडी राज दरबारी कवि था पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि था। उसके बाद है पृथ्वीराज विजय जिसकी रचना जैनक ने की थी। यह पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश का था उसके विषय में जानकारी प्रस्तुत करता है। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को किस तरह परास्त किया और बाद में स्वयं मोहम्मद गोरी से हार गया था, इसकी सूचना हमें जैनक से पृथ्वीराज विजय से मिलती है। पृथ्वीराज विजय जिसकी रचना जैनक ने की थी। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी रचना चंद बरदाई ने की थी। चंद बरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि था जिसने कि पृथ्वीराज रासो की रचना की। यह पृथ्वीराज के युद्ध त्राइन के प्रथम युद्ध जो कि 1191 और त्राइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, इसकी जानकारी हमें चंद बरदाई के पृथ्वीराज राजसो से प्राप्त होता है। यह हमें राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी को प्रस्तुत करता है। अगला है विदेशी यात्रियों का यात्रा वृतांत या विदेशी साहित्य। इसे विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट यूनानी रोमन लेखक, उसके बाद सेकेंड था चीनी लेखक, थर्ड अरबी लेखक और फोर्थ में अन्य को हम शामिल कर सकते हैं। तो पहले कदम की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक, इसके अंतर्गत पर पहला आता है टेसियस जो कि ईरानी राजवैद्य था। ईरानी राजवैद्य था। यह ईरान के पदाधिकारियों से भारत की जानकारी प्राप्त कर भारत और ईरान के संबंधों की चर्चा किया है। यद्यपि टेसियस भारत नहीं आया था, लेकिन ईरान के पदाधिकारियों से जानकारी हासिल कर यह भारत और ईरान के संबंधों का जिक्र करता है। उसके बाद है हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था, जिसे इतिहास का जनक या इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका में भारत और ईरान के संबंधों का जिक्र किया है। यद्यपि यह भी भारत नहीं आया था और ईरान के पदाधिकारियों द्वारा सुनी गाथा के अनुसार ही इसने भारत और ईरान के संबंधों का जिक्र किया, उल्लेख किया। उसके बाद है सिकंदर के समकालीन लेखक, सिकंदर के समकालीन यात्री जिन्होंने भारत के संबंध में उल्लेख किया है। इसमें पहला था निर्याकस जो कि सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर के साथ भारत आया था। उसके बाद है ओनोसिक्रिट्स और अरिस्टोबुलस, ये तीनों ही सिकंदर के साथ भारत आए और भारत यूनान के संबंधों का उल्लेख अपनी डायरी में किए थे। उसके बाद मेगास्थनीज बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, जिसने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक भारत में रहकर इन्होंने इंडिका की रचना की और मौर्य कालीन समाज संस्कृति, मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा, उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में किया था। इंडिया से इंडिका याद रखना है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज का। इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया था।
उसके बाद है डाईमेकस। डाईमेकस सीरियन नरेश एंटीयोकस का राजदूत था। डाईमेकस सीरियन नरेश एंटीयोकस का राजदूत था, जिसने मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासन काल में भारत की यात्रा पर आया था और भारत की समाज संस्कृति का उल्लेख किया था। उसके बाद है डायोनीसियस। डायोनीसियस मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो विश्व प्रसिद्ध विश्वविख्यात सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश का था, अशोक के राज दरबार में भारत की यात्रा की और भारत तत्कालीन भारत के समाज संस्कृति का उल्लेख किया। अन्य में पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। अन्य में है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसकी रचना भी किसी विदेशी यात्री ने की थी, लेकिन अब तक इसका पता नहीं चल पाया है कि किसने इसकी रचना की थी। यह अज्ञात है। इसमें भारतीय बंदरगाह और भारत और विदेश के व्यापारिक संबंधों का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बराबर पूछा जाता है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी। तो अज्ञात लेखक ने इसकी रचना की थी। उसके बाद है टॉलमी का भूगोल, जो कि भारत का भूगोल लिखा था। टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा था। उसके बाद है प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरिका। टॉलमी के भूगोल में भारतीय पशु पक्षी, खनिज संपदा, वनस्पति इत्यादि का जिक्र किया गया है। अगला चीनी लेखक। विदेशी यात्रियों में चीनी लेखक का स्थान महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि भारत की पवित्र भूमि में बौद्ध और जैन धर्म का प्रस्फुटन हुआ। बौद्ध और जैन धर्म पल्लवित और पुष्पित हुआ। तो चूंकि प्राचीन काल से ही भारत जो है वो सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो इस परिप्रेक्ष्य में भी और बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने हेतु चीनी यात्री भारत आने के लिए, भारत की यात्रा के लिए, भारत को देखने के लिए ललायित रहते थे। इसमें पहला यात्री फाहियान जो भारत की यात्रा किया था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में भारत की यात्रा की थी। इसने फो की नामक पुस्तक, जिसका अर्थ होता है बौद्ध राज्यों का विवरण, फो की बौद्ध राज्यों का विवरण की रचना की। इसमें गुप्त वंश की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों का जिक्र किया था। इस फाहियान ने चंद्रगुप्त मौर्य के काष्ठ निर्मित राज दरबार को देखा था, जिसे वह देवकृत बताया था, देवता या दानवों द्वारा बना हुआ माना था। उसके बाद है ह्वीन सॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ह से ह्वीन सॉन्ग, ह से हर्षवर्धन। इसने सी यू की नामक पुस्तक की रचना की। यह नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक अध्ययन किया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य शीलभद्र थे और बाद में ह्वीन सॉन्ग नालंदा विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर भी नियुक्त हुआ था। यह हर्षकालीन संस्कृति की जानकारी हमारे समक्ष ह्वीन सॉन्ग प्रत्यक्ष करता है। उसके बाद है ह्वीली ने ह्वीन सॉन्ग की जीवनी लिखी और उसी में भारत के बारे में भी उन्होंने लिखा। उसके बाद है इत्सिंग ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इतिहास लिखा, जो आज
स्थिति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की है, उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थिति थी। और नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, जिसमें कि बौद्ध धर्म, योग, तर्कशास्त्र, चिकित्सा इत्यादि की पढ़ाई करवाई जाती थी। आज नालंदा के खंडहर को भी हम लोग देखते हैं। नालंदा का खंडहर जो कि बिहार में नालंदा जिले में बरगांव नामक स्थान पर अवस्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तो इसका इतिहास इत सिंह ने लिखा है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इतिहास लिखा। उसके बाद है मात्वा लिन। मात्वा लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान का उल्लेख किया है। उसके बाद है चाओजू कुआ। चाओजू कुआ ने चोलकालीन इतिहास को लिखा। चोल जो कि दक्षिण में शासन करते थे, चोल, चेर और पांड, तो चाओजू कुआ ने चोलकालीन इतिहास को लिखा। उसके बाद हम चलते हैं अरबी लेखक। जब भारत पर मुस्लिम आक्रांता ने आक्रमण किया था तो उसके साथ कुछ अरबी यात्री भी भारत की यात्रा पर आए थे, जिसमें पहला नाम अलबर्नी को हमें देखने को मिलता है। यह जो है इसका मूल नाम अबू रिहान था। यह महमूद गजनवी का राज ज्योतिष था और मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसके साथ अलबर्नी भारत की यात्रा पर आया था। इसने तहकीकी हिंद या किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, भारत की खोज, तहकीकात मतलब होता है खोज, तो तहकीकी हिंद या किताबुल हिंद की रचना की, जिसमें राजपूत कालीन संस्कृति का उल्लेख किया है। उसके बाद है सुलेमान। सुलेमान जो कि अरबी यात्री था, ये पाल प्रतिहार वंश के इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करता है। उसके बाद है अल मशूदी। अल मशूदी जो कि बगदाद का यात्री था, उसने राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश के शासकों की जानकारी हमारे समक्ष प्रत्यक्ष करता है। उसके बाद है फारसी लेखकों में फिरदौसी का नाम है ना, फिरदौसी जो कि शाहनामा की रचना की थी, अली अहमद चाचनामा की रचना की थी, मिनहाज उस सिराज जो काफ़ी प्रसिद्ध है, मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी की रचना की थी और जियाउद्दीन बर्नी ने तारीखे फिरोज शाही की रचना की थी। जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था, इसने तारीखे फिरोज शाही की रचना की थी। यूरोपीय यात्री में वेनिस यात्री मार्को पोलो, वेनिस जो कि इटली में पड़ता है, वेनिस यात्री मार्को पोलो महत्वपूर्ण है, जो कि पांड्य राज में पांड्यों के शासनकाल में, दक्षिण राजवंश पांड्य के शासनकाल में दक्षिण भारत आया और पांड्य राज्य का इतिहास हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। उसके बाद साहित्यिक स्रोत के बाद हम पुरातात्विक स्रोत में प्रवेश करते हैं। तो पुरातात्विक, पुरा मतलब होता है प्राचीन, तत्व मतलब सामग्री, पुरा मतलब प्राचीन और तत्व मतलब सामग्री। तो वह प्राचीन सामग्री जो समकालीन सभ्यता या समकालीन वंश के समय उपलब्ध होता था, वह हमें इतिहास की सबसे प्रामाणिक जानकारी को प्रस्तुत करता है। यह उसी रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध होता है, जबकि साहित्यिक स्रोत में कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, मुद्राएं, मुहरें, स्मारक, अवशेष, मूर्तियां इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। इसमें पहला है अभिलेख। अभिलेख जो कि इसका सिलसिला भारत में अशोक के शासनकाल से प्रारंभ होता है। अशोक ने डेरियस, ईरानी सम्राट डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से प्रेरणा पाकर स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों पर अभिलेख उत्कीर्णित करवाया। अभिलेख जो है स्तंभ, शिला, ताम्रपत्र, मुद्रा, गुहा या गुफाओं, पात्रों, मूर्तियों पर उत्कीर्णित करवाया जाता है।
सबसे पहला अभिलेख भारत का मिला है बोधज गोई अभिलेख, जो मध्य एशिया में, एशिया माइनर में प्राप्त हुए हैं। बोधज गोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य नामक देवता की चर्चा की गई है। उसके बाद है अशोक ने डेरियस प्रथम, ईरानी सम्राट डेरियस प्रथम से प्रेरणा पाकर अभिलेख उत्कीर्णित करवाया। अशोक का नाम मास्की, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, मास्की, गुर्जरा, पानगुडैया, उडेगोलम, ये तीनों मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस चारों अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक का नाम हमें अशोक मिलता है। अशोक के अभिलेख की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और आरमाइक थी, जबकि भाषा, अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा है। इसकी अधिकांश अभिलेख का संबंध प्रशासनिक है, सिवाय रुम्नदेई और निगलिवा अभिलेख, जो कि नेपाल में है। रुम्नदेई और निगलिवा अभिलेख का संबंध आर्थिक स्थिति से है, आर्थिक अभिलेख है। अन्य अभिलेख में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, पुलुमावी का नासिक गुहालेख, पुलुमावी सातवाहन नरेश था, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी, गुप्त नरेश था समुद्रगुप्त, मालवा नरेश यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, जिसकी रचना रवि कृति ने की थी। उसके बाद प्रतिहार सम्राट भोज, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख, सेन नरेश विजय सेन का दीपपाड़ा अभिलेख, यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें भागवत धर्म का प्रमाण मिलता है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, जो 510 ईस्वी का था, सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। खारवेल, जो कि चेदी या महामेघवाहन वंश का था, उसका हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल की जानकारी देता है। रुद्रदामन शक क्षत्रप था, पुलुमावी सातवाहन नरेश था, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जहांगीर, अशोक, उसके बाद रानी का अभिलेख भी मिलता है। इन सभी अभिलेखों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सेन नरेश विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख से हमें अकाल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। विजय सेन के समय में जो बंगाल में अकाल पड़ा था, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इन सभी अभिलेखों को हमें स्मरण में रखना होगा, ये महत्वपूर्ण है। अगला है सिक्के। सिक्के का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्के का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्के का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सिक्का, जो कि मृदा, धातु में स्वर्ण, रजत, ताम्र, सीसा, पोटीन, चमड़ा इत्यादि का सिक्का बनाया जाता था। सर्व प्राचीन सिक्का जो है वह आहत या पंचमार्क सिक्का कहलाता था। भारत का सबसे प्राचीन सिक्का आहत या पंचमार्क सिक्का कहलाता था। यह सिक्का मिट्टी, धातु, सीसा, पोटीन, चमड़ा इत्यादि का होता था। सिक्के पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण मिलती है। लेख और तिथियां को उत्कीर्ण करने वाला पहला जो था वो हिंद यूनानी शासक था। हिंद यूनानी शासक में डेमेट्रियस था, जिसने सिक्के पर लेख और तिथियों को उत्कीर्ण करवाया था। यह लेख यूनानी और खरोष्ठी लिपि में था। स्वर्ण मुद्रा, बृहत संख्या में जो स्वर्ण मुद्रा मिलती है वह हिंद बैक्ट्रियन शासकों ने चलवाया था।
प्रश्न बराबर आता है कि सोने का सिक्का सबसे पहले कौन चलवाया था? तो हिंद बैक्ट्रियन शासक या हिंद यवन शासकों ने चलवाया था। सर्वाधिक सिक्के उत्तरी मौर्य काल में मिलते हैं, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में हमें देखने को मिलती है। रजत सिक्का सबसे पहली बार जो है वो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर शकों को हराने के उपलक्ष्य में चलवाया था। सिक्के से हमें तिथियां, साम्राज्य विस्तार, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। यथा जिस सम्राट के सिक्के जिस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, इससे स्पष्ट पता चलता है कि उस क्षेत्र में संबंधित शासक का शासन था। सोने का सिक्का उसकी बेहतरीन आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, हमें अवगत कराता है। अब है स्मारक। स्मारक से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत प्राप्त होते हैं। इसमें हड़प्पा का विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, हड़प्पा का विशाल स्नानागार या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, अन्नागार, चंद्रगुप्त मौर्य का काष्ठ निर्मित राजप्रसाद, कौशाम्बी का उद्यान का राज प्रसाद इत्यादि महत्वपूर्ण है। मूर्तियों का प्रारंभ कुषाण काल से प्रारंभ हुआ, जो कि महायान से संबंधित था। इसमें भगवान बुद्ध की सोए हुए और खड़ी मूर्तियों को सबसे पहले कुषाण काल में बनाया गया। यह दो शैली में निर्मित किया गया, मथुरा और गांधार शैली। मथुरा शैली जहां देसी कला से ओतप्रोत है, वहीं गांधार शैली हिंदुस्तान और यूनानी शैली से ओतप्रोत है। अवशेष में हम मृदभांड, औजार, बर्तन इत्यादि को रख सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण है गेरुए रंग का मृदभांड, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। गेरुए रंग का मृदभांड गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जबकि चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल के माने गए हैं। उत्तरी पॉलिशदार मृदभांड मौर्य काल से संबंधित है, जबकि लाल मृदभांड गुप्त काल से संबंधित है। उसके बाद मोहरे का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था। इसमें राजा, गण, संघ इत्यादि की मुहर लगी हुई होती थी। मोहरें सिंधु सभ्यता से 2000 मोहरें हमें प्राप्त हुई है, जबकि बसार वैशाली से 274 मिट्टी के मोहरें हमें प्राप्त होती है, जो कि इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। धन्यवाद मित्रों, आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हमारी जो गलती हो उसमें हम सुधार करने का प्रयास करें और आप लोगों तक हम अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करें। यही हमारी अभिलाषा है। आप लोगों की सफलता में ही हमारी सफलता छिपी हुई है। धन्यवाद।